चलो भैया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन को बिहार के सापेक्ष में देखेंगे। तो चूँकि हम एक एज ए नोट्स टाइप के आपके सामने रख दिया हूँ, आप इसी को इसी तरह से अपने नोट्स में लिख सकते हैं और एक समझते चलते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या ये रहा और कौन कौन से उसके नेतृत्व करता रहे और उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले चूँकि अगर इसके देख सकते हैं तो ये 1920 में शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं, भारत के सापेक्ष की बात कर लेते हैं तो 1920 में ये शुरू हुआ था। अब देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति या उसके उद्भव के कारण कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले चूँकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको लग रहा था कि अंग्रेज इसके बाद कुछ तोहफा के रूप में हमें देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किए, जिस कारण से लोग उन्हें सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट के रूप में भी कहने लगे थे। और महात्मा गांधी का मानना ये था कि शायद हम यदि अंग्रेज़ों को सहयोग करते हैं, ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते हैं, तो वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए कुछ तोहफे के स्वरूप कुछ देंगे। लेकिन जैसे 18 में युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार से जैसी अपेक्षा थी वैसा कुछ नहीं हुआ और उसके विपरीत ही उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया। अब देखिए, रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में आया था। अब रॉलेट एक्ट आया तो वो काला कानून था, यानी कि बिना किसी दलील और बिना किसी वकील के माध्यम से किसी भी को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बात से दुखित होकर के फिर और जैसे ही रॉलेट एक्ट जो था वो पटना पहुंचा, तो देखिए कई बार सवाल बना है, जैसे कि बिहार पीसीएस की बात कर लेते हैं या बिहार दरोगा वगैरह की बात कर लेते हैं, अच्छे लेवल के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बना है कि जो रॉलेट एक्ट था वो उसका पटना आगमन कब हुआ था। तो जो रॉलेट एक्ट था वो 6 अप्रैल 1919 को पटना आगमन हुआ था। तो फिर इधर हमारे जो भी बिहार क्षेत्र के लोकल नेता जो लोग थे उन्होंने पहले से प्लानिंग कर लिया था कि भाई जब वो पटना आएगा तो उसका विरोध करना है, तो आखिर जो विरोध सभा होगी उसका आंदोलन कौन करेगा। तो जो पटना आगमन हुआ था उस समय उसके विरोध किए थे कौन, हसन इमाम, यानी कि उसने हसन इमाम जो थे उन्होंने पटना में जो रॉलेट एक्ट आया था उसका विरोध किए थे। उसके बाद चूँकि अप्रैल के बाद अगस्त में 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, तिलक की मृत्यु होने के बाद उन्हीं के नाम पे तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोग चंदे के स्वरूप बहुत सी धनराशि जमा किए। तो देखिए, कई बार मॉडल पेपर में प्रश्न भी बन रहा है कि तिलक स्वराज फंड का संबंध किस आंदोलन से है। तो जो तिलक स्वराज है इसका जो संबंध है वो असहयोग आंदोलन से ही है, चूँकि असहयोग आंदोलन में ही 1920 के आसपास जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद इन्हीं के नाम पे तिलक स्वराज फंड रखा गया था। उसके बाद से क्या होता है, अब मान लीजिए कि अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद अब पूरे हमारे जो भी नेता लोग हैं, गांधी जी वगैरह से लेकर के सभी लोगों ने अनुमान कर लिया है, या जवाहरलाल नेहरू जो भी कहते हैं कि अब हमें तो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करना है। तो उस बड़े आंदोलन उस समय जो भी आंदोलन करने होते थे उसके लिए सबसे पहले जो कांग्रेस की बैठक होती थी उसमें उसे पारित करना होता था। तो चूँकि कांग्रेस के अधिकतर या सभी जो अधिवेशन होते थे वे दिसंबर महीने में होते थे, तो लेकिन अभी दिसंबर महीने, अगस्त से देखें तो 4 महीने का समय था और हमारे जो लोग थे लगभग मान के चले तो अगस्त में ही असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। इसीलिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कि कांग्रेस का एक विशेष बैठक बुलाया गया जो कि सितंबर 1920 में बुलाया गया। अब सितंबर 1920 में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई जो कि कोलकाता में आयोजित की गई थी और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और देखिए, चूँकि 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक तो 1920 वाला नागपुर अधिवेशन आप देख सकते हैं जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1920 वाला अधिकतर याद रखते हैं, लेकिन सितंबर 1920 में ही ये तो जो दिसंबर वाला है ये तो जो हर एक साल होता था वो वाला अधिवेशन है, लेकिन विशेष अधिवेशन आपको सितंबर 1920 में बुलाया गया था जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। तो ये सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की असहयोग आंदोलन करने का विचार बना लिया गया था। उसके जस्ट बाद क्या होता है, और इसी असहयोग आंदोलन में जो भी हमारे नेता लोग थे उन्होंने सोच लिया था कि हमें विदेशी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाना है, विदेशी वस्त्रों वगैरह इत्यादि का सब बहिष्कार करना है। तो लेकिन आखिर भारतीय लोग शिक्षा लेंगे कहाँ, इस बात से वो लोग सोचते हुए
अपना खुद का स्कूल बनाने का निर्णय लिए और 1921 में, यानी कि 20 के बाद से 1921 में बिहार में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन किया गया। देखिए इस समय महात्मा गांधी जर्मनी में हैं और जब बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन किया गया, उनको इस बात की खबर लगी तो बहुत सराहना की कि अच्छी बात है। तो ये जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन, इसमें सबसे अधिक अगर श्रेय की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान को जाता है, क्योंकि इनके ही अथक प्रयास के फलस्वरूप बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन किया गया और इसके प्राचार्य के रूप में राजेंद्र बाबू को चुना गया। अपन मान लगा सकते हैं उतने प्रतिभा के धनी व्यक्ति को प्राचार्य बनाया जा रहा है, राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद फिर क्या होता है, जब गांधी जी फिर वापस आते हैं तो कहते हैं कि जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय है उसको क्यों ना हम एक यूनिवर्सिटी का रूप दे दें। अगर हम यूनिवर्सिटी का रूप दे देते हैं जिससे कि इसका विस्तार और बड़ा हो जाएगा। अब विस्तार बड़ा होने के बाद क्या होगा, जिन लोगों को और भी इस तरह के विद्यालय खोलने हैं, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा हो जाता है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय हो जाएगा। अगर अन्य किसी को भी छोटा मोटा विद्यालय खोलना है, अगर ये विश्वविद्यालय हो जाता है तो छोटा मोटा जो मतलब खोलेंगे तो वो जो है इसी से मान्यता प्राप्त ले लेंगे और ये इनको स्कूल की मान्यता देगा। ये इनको डिग्री, जैसे कि आज आप देख सकते हैं एक विश्वविद्यालय होता है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई सारे महाविद्यालय होते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय था उसको गांधी जी के कहने के अनुसार बिहार विद्यापीठ नाम दिया गया और उसे एक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया और इसका उद्घाटन गांधी जी स्वयं अपने हाथों से किए। गांधी जी उसका उद्घाटन स्वयं अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि उन्हीं का विचार था कि जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय है उसको महाविद्यालय की जगह विश्वविद्यालय घोषित किया था, ताकि और भी शिक्षक संस्थान खोले जाए जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़े। और जो बिहार विद्यापीठ था उसका उद्घाटन गांधी जी किए और उसके कुलपति जो थे वो ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद कौन से थे, एक तो पेशे से वकील थे और जो जयशंकर प्रसाद हैं इनके ससुर जी थे। जयशंकर प्रसाद जो हैं उनकी ससुर जी थे। और जब ये विश्वविद्यालय बना 6 फरवरी 1921 को, तो देखिए पीसीएस में कहीं भी बन सकता है। जैसे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई तो 1921 में। उसमें सर्वाधिक योगदान किनका था, फजलुर रहमान का था। उसके प्राचार्य कौन थे, तो प्राचार्य आप राजेंद्र प्रसाद को देख सकते हैं। उसी तरह से कि और कुलाधिपति के रूप में किनको प्रथम बार नियुक्त किया गया तो वो मजहरुल हक थे। इसके जस्ट बाद सभी लोगों ने सोचा कि अब तो हमें कुछ न कुछ हमेशा करते ही रहना है आंदोलन के तौर पे, तो कहीं ना कहीं एक अस्थायी जगह बनाया जाए जहाँ रह करके हम किसी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसीलिए बिहार में प्रथम बार बिहार कांग्रेस कमेटी का कार्यालय की स्थापना की जानी थी। तो जो बिहार कांग्रेस कार्यालय की स्थापना की जानी थी तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो ज़मीन के रूप में सबसे पहले जो मजहरुल हक थे उन्होंने अपना ज़मीन दिया, जो कि अभी भी वर्तमान में जो कांग्रेस का कार्यालय है पटना में दीघा के पास, वो वही वाली ज़मीन है और वही जो कांग्रेस का कार्यालय बन रहा है, कांग्रेस कमेटी कार्यालय जो वही वाला है। तो दीघा के पास मजहरुल हक ने अपना ज़मीन दान में दिया था, जिसका नाम सदाकत आश्रम रखा गया था। देखिए कई बार बात के सवालों में कि सदाकत आश्रम का संबंध किससे है, तो सदाकत आश्रम बाद में जो है ये जो मजहरुल हक है ये राजेंद्र बाबू को दे देते हैं और जब तक राजेंद्र बाबू रहते हैं उनका ये पर्सनल आश्रम रहता है सदाकत आश्रम, जो कि आज वर्तमान में कांग्रेस का मुख्यालय है। उसके बाद से क्या होता है और सवाल बनता है कि जो सदाकत आश्रम था उससे कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, तो सदाकत आश्रम से कौन सी पत्रिका, मदरलैंड पत्रिका निकाली गई थी। उसके बाद से आ जाता है देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि बिहार के जो प्रमुख ज़िले हैं या बिहार में इसका कहाँ कहाँ प्रभाव देखने को मिला और किनके नेतृत्व में ये प्रभाव था, इससे भी सवाल बनते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन बिहार के सापेक्ष क्या क्या उसके महत्व रहे, लगभग उसका शुरुआत कैसे होता है और उसके दौरान क्या क्या घटनाएं बिहार में घटती हैं और बिहार में उसका हलचल यानी कि कहाँ कहाँ रहता है वो यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले अगर सबसे बड़ा हलचल की बात कर लेते हैं, अगर देखिए 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं तो उसका अगर बिहार में देख लेते हैं तो पीर अली के द्वारा पटना रहता है और कुंवर सिंह के द्वारा आरा में रहता है, भोजपुर में रहता है। लेकिन असहयोग आंदोलन जो है 1920 वाला इसका कहाँ रहता है, तो असहयोग आंदोलन जो है वो सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर है। यानी कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा केंद्र है। अब मुजफ्फरपुर में आखिर नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद शफी जो है मोहम्मद शफी के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया है। और सवाल कहीं से भी बन सकता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे अधिक उथल पुथल कहाँ थी, तो मुजफ्फरपुर में थी और मोहम्मद शफी उसका नेतृत्व करते थे।
ठीक उसी तरह से भागलपुर में, यानी कि बिहार में जो असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में जो आंदोलन हो रहे थे उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व जो है दीप नारायण सिंह ने किया था। मुंगेर में देख सकते हैं मोहम्मद जुबैद हैं, इन्होंने वहाँ नेतृत्व किया था। बक्सर की बात कर लेते हैं तो सत्यनारायण लाल जो हैं इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए इस तरह से असहयोग आंदोलन का जो है वो बिहार के सापेक्ष में क्या महत्व रहा वो यहाँ से हम देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद से बिहार का भूगोल और नदियों का विश्लेषण धीरे धीरे देखते हैं।